सप्लाई चेन यानी कि पूर्ति श्रृंखला के ऊपर कंपोजिशन स्कीम का प्रभाव। आइए इस विषय पे थोड़ा गौर से विश्लेषण करते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए कि हमारी पूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन में 3 कदम है। यहाँ पे सबसे पहले एक उत्पादक है जो है फैक्ट्री ए, उसके बाद सामान जाता है एक खोट व्यापारी यानी कि होलसेलर के पास जो है शॉप बी, और आखिरकार वही सामान जाता है एक छोटी सी दुकानदार के पास जो है शॉप सी, और ये दुकानदार शॉप सी अंतिम ग्राहक को सामान की बिक्री करते हैं। अब आइए मान लेते हैं 3 अलग अलग स्थितियां हो सकती है। स्थिति 1 में तीनों ए, बी और सी कंपोजिशन स्कीम में शामिल नहीं होते। स्थिति 2 में केवल ए और सी नॉर्मल टैक्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। खोट व्यापारी बी कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का फैसला करते हैं। और स्थिति 3 ये है कि ए और बी नॉर्मल टैक्स सिस्टम के द्वारा कर भुगतते हैं और सी कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का फैसला ले लेते हैं। हम अभी इन तीनों परिस्थितियों को गहराई से देखने वाले हैं और हम मापने वाले हैं कि इन तीनों परिस्थितियों में तीनों उत्पादकों और औद्योगिकों के क्या मुनाफे और टैक्स लायबिलिटी आते हैं। और हम ये देखेंगे कि परिस्थिति नंबर 2 में जहां पे बी कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, वहां पे सी को बहुत दिक्कत होती है। हम ये देखेंगे कि यदि आप एक खोट व्यापारी है और आप कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो आपके जो ग्राहक है जो कि लघु कारोबारी है खुद, उन्हें भी कंपोजिशन स्कीम में शामिल होने के बदले और कोई चारा नहीं रहेगा। यदि वो कंपोजिशन स्कीम के बाहर रहने का फैसला करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान होने की संभावना है। ये मूल सार था इस उदाहरण का, लेकिन अभी हम विस्तार से इस उदाहरण के एक एक वाक्य को गहराई से देखेंगे। तो आइए वो ही करते हैं। लौट चलते हैं तीनों परिस्थितियों पर। पहली परिस्थिति में ए, बी और सी तीनों ने ये तय किया है कि वो कंपोजिशन स्कीम में शामिल नहीं होंगे। तो आइए चालू करते हैं उत्पादक नंबर ए के साथ। हमारे उत्पादक ने मूल्य वृद्धि की है 1000 रुपए की, और इसके ऊपर ये मान लीजिए कि जीएसटी लगता है 20%, और इसका मतलब है कि उनको कर देना पड़ेगा 200 रुपए। इसका मतलब है कि उनका टोटल इनवॉइस वैल्यू होगा रुपए 1200। इस 1200 रुपए में से उत्पादक ए को देने होंगे पूरे 200 रुपए कर की तरफ, क्योंकि उन्होंने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, और इसका मतलब है कि उन्हें देना पड़ेगा टोटल टैक्स लायबिलिटी 200 रुपए का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो खोट व्यापारी बी है, उन्होंने सामान खरीद लिया उत्पादक से, और ये सामान वो खरीदते हैं 1000 रुपए की कीमत पे, क्योंकि जो 200 रुपए थे, ये 200 रुपए सरकार को दे दिए हैं हमारे उत्पादक ए ने। इसका मतलब है कि हमारे खोट व्यापारी बी को इन 200 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। हमारे व्यापारी को अभी 10% मुनाफा चाहिए, तो ये 10% मिला के उनकी बिक्री की कीमत हो जाती है 1100 रुपए। 1100 रुपए पे मान लीजिए कि जीएसटी लगता है 20%, यानी कि जीएसटी की मात्रा हो जाती है 220 रुपए। और अभी हमारे खोट व्यापारी बी की इनवॉइस वैल्यू हो जाती है 1320 रुपए। इन 1320 रुपए में से 220 रुपए टैक्स देना उनको पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 200 रुपए उत्पादक ए भर चुके हैं और उत्पादक बी उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, उसका मतलब है उनकी टैक्स लायबिलिटी होती है केवल 20 रुपए, यानी कि उत्पादक बी को केवल 20 रुपए देने पड़ेंगे सरकार को। बहुत अच्छा है जी, आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं हमारे लघु व्यापारी सी के साथ क्या होता है। हमारे लघु व्यापारी सी ने माल खरीद लिया है 1100 रुपए पे। इसके ऊपर उन्हें भी चाहिए 10% मुनाफा, तो उनकी बिक्री की कीमत हो जाती है 1210 रुपए।
मुद्दे की बात यह है कि हमारे लघु व्यापारी ने 1100 रुपए की कीमत पे ये माल खरीदा है। इस कीमत में उनके पहले मतलब कि पूर्ति श्रृंखला में पहले आने वाले खिलाड़ियों का यानी कि बी और सी का जो टैक्स लायबिलिटी है वो शामिल नहीं हुआ है, और इसका कारण ये है कि इसमें कोई कर पे कर नहीं है, इसमें कोई दुगना लगा नहीं है, और इसीलिए उनकी कीमत की बिक्री है केवल 1210 रुपए। चलिए जी, इस पे लगे जीएसटी 20%, जिसकी मात्रा होगी 242 रुपए, और हमारे लघु व्यापारी की टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 1452 रुपए। अब एक नजर डालते हैं हमारे लघु व्यापारी के टैक्स लायबिलिटी पे। उन्हें देना होगा टैक्स 242 रुपए, लेकिन इसमें से 220 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पहले पूरी श्रृंखला में आते हैं उत्पादक ए और थोक व्यापारी बी, और इन दोनों खिलाड़ियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है, और इसका मतलब है कि हमारे लघु व्यापारी सी को केवल 22 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब ए, बी और सी तीनों के आंकड़े एक साथ रख के तुलना करते हैं, और हम ये देखेंगे कि तीनों के परिस्थितियों में उनके इनवॉइस वैल्यू में उनके पहले आने वाले खिलाड़ियों के टैक्स नहीं शामिल होते, और इसका कारण ये है कि ए जो माल बेचते हैं 1000 रुपए में, बी उसी माल को अपने ही अकाउंट्स अपने ही हिसाब किताब में भी 1000 रुपए पे ही दर्ज करते हैं, और बी जो माल बेचते हैं 1100 रुपए पे, वो 1100 रुपए भी कीमत दर्ज होती है सी के किताबों में, और इसका कारण ये है कि तीनों के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ है, और इसका मतलब है कि ए टैक्स भरेगा 200 रुपए, उसका मतलब है कि बी को केवल टैक्स भरना पड़ेगा 20 रुपए, क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिला है, और उसके बाद सी को टैक्स भरना पड़ेगा केवल 22 रुपए, क्योंकि उसके पहले बी और ए दोनों ने नेट टैक्स भर दिया है। और ऐसे हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कमाल। आप यूं ही समझ लीजिए कि ये आंकड़े जीएसटी के लिए एक विज्ञापन की तरफ पेश आते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में हमने ये नहीं गिना है कि ए, बी और सी को जीएसटी के हिसाब किताब बनाए रखने में क्या खर्चे उठाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिस्थिति 2, जिसमें ए और सी दोनों इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन बी ने ये निर्णय किया है कि उन्हें कंपोजिशन स्कीम में शामिल होना है, और अब होता है सी के लिए प्रॉब्लम।